नमस्कार, मी गिरीश निकम. साम टी व्हीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आज आपण एक आगळ्या वेगळ्या व्यक्तिमत्वाशी संवाद साधणार आहोत. वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष स्वामी विज्ञानंदजी आपल्या साम टी व्हीमध्ये आलेले आहेत, ऑफिसमध्ये आलेले आहेत आणि त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. काय निमित्तानं ते मुंबईत आलेले आहेत, काय काम आहे त्यांचं, या सर्व संदर्भात आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. स्वामीजी, तुमचं साम टी व्हीमध्ये स्वागत आहे. नमस्ते नमस्ते. पहले तो साम टीवी के दर्शकों से मैं क्षमा चाहता हूँ. मैं अच्छी तरह से मराठी बोल नहीं सकता क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ. ऐसे मेरा रूममेट जो है ना मराठी था भाई, उसके कारण से मैंने 2-4 शब्द इकड़े तिकड़े आहे सब मैंने सीखा है. बाद में कभी भविष्य में मौका मिलेगा मैं मराठी पढ़ूंगा क्योंकि मुझे अपने ज्ञानेश्वरी मुझे मराठी में पढ़ना है, तो उस समय फिर मैं मराठी में बात करूंगा. अभी तो मैं थोड़ी थोड़ी आप बात कर लेते हैं मराठी. थोड़ा थोड़ा स्वामी जी, अपन पहला जो मेरा सवाल है कि अपना वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो 2010 में आपने इस्टेब्लिश किया था, तो उसके बारे में, उसका उद्दिष्ट क्या है, उसका एम क्या है, इसके बारे में पहले बताइए. देखिए क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि लंबा जर्नी है. मैं साउथ ईस्ट एशिया में काम करता था, संघ हिंदू संगठन का काम करता था. तो हमारे प्रोफेसर टान जो चाइनीज़ थे, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई. तो मैंने उनसे पूछा एक दिन ऐसे ही कि प्रोफेसर टान, आप चाइनीज़ लोग हम हिंदुओं से तो ज़्यादा स्मार्ट लगते नहीं हो ना, फिर आपने पूरा साउथ ईस्ट एशिया की इकॉनमी पर कैसे कब्जा कर लिया है ना. आप देखो, भारत से लेकर के जापान तक के इकॉनमी में साउथ कोरिया निकाल दो तो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब चाइनीज़ लोगों के द्वारा कंट्रोल इकॉनमी है ना, उनका प्रभाव है. इवन ताइवान, हांगकांग भी उनका है. तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, यू फेलोज आर इंडिविजुअली स्मार्ट, नॉट कलेक्टिवली. आप लोग जो ना अकेले अकेले स्मार्ट हो, कलेक्टिव दृष्टि से साथ मिलकर काम नहीं कर पाते. तो बोला कि एक ज़माने में आप लोगों का इधर प्रभाव ज़्यादा था, माने हमारा प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन हम चाइनीज़ लोगों ने अपने आप को बिजनेस इकॉनमी पर ऑर्गेनाइज किया और फिर हमने आप पर अटैक करना शुरू कर दिया. अटैक करना डंडे से नहीं, मैंने बिजनेस इकॉनमी पर अटैक करना शुरू कर दिया. तो आपके जो बड़े बड़े कंपनियां थी जिनके प्रोडक्ट ईसर आते थे, टाटा के ट्रक आते थे, एम्बेसडर का कार आता था, बजाज के 3 व्हीलर आते थे, उषा के फ़ैन आते थे, उन्हीं का सप्लाई चेन आता था ना, हमने उसको सारा डिस्ट्रॉय कर दिया. और फिर आपका बिजनेस इकॉनमी में सिकुड़ना शुरू हो गया और हमारा कब्जा हो गया. उन्होंने ये भी बताया कि जब आपको ऑर्गेनाइज चैलेंज हो तो इंडिविजुअली आप कितने भी स्मार्ट हो, आप फेस नहीं कर सकते, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा. फिर मैं उस पर जब देखा कि तो सीरियस बात उन्होंने कहा है ना, तो फिर मैं उस पर पढ़ना शुरू किया. तो मैंने उसी समय कोलालमपुर में कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम का लॉन्च हुआ. उसका कॉन्फ्रेंस था OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस. उन्होंने वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम लॉन्च कर दिया. महातिर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर थे. आपको ध्यान दो, वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर दुबई नहीं है, वो कोलालमपुर में है. अब वो शॉर्ट में बता रहा हूँ. फिर हमने देखा कि हमारा हिंदू समाज जो है ना, बिजनेस इकॉनमी पर ध्यान नहीं देता है. फिर फर्दर स्टडी किया तो मुझे कहा यहूदी लोग, ये इजराइल वाले जो आजकल न्यूज़ में हैं, उन्होंने बिजनेस इकॉनमी से कारण से दुनिया में इतना प्रभाव है, ताकत है, उनकी आइडेंटिटी है, पहचान है, रेस्पेक्ट है. हम 100-125 होकर, करोड़ होकर भी हमारा कोई पहचान नहीं है. ये क्यों है? कारण कि हम वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन है और उस समय तो हमारा, आज तो हम 3 से 4% वर्ल्ड इकॉनमी है. मैं उस समय बात कर रहा था, उस समय 2% भी वर्ल्ड इकॉनमी नहीं थे. तो मैंने कहा इस एरिया पर काम करना चाहिए. तो क्योंकि जब तक बिजनेस इकॉनमी से हिंदू समाज मजबूत नहीं होगा ना, तब तक हमारा देश समाज आगे नहीं बढ़ेगा. कि हमारे पूर्वजों ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा, धर्मस्य मूलम अर्थ. अगर आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़ते थे ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय होता है, विद्या याति पात्रता, विनय से आप योग्य बनते हो, विनय आते हैं. और फिर उसे क्या है, विद्या ददाति विनयम, विद्या याति पात्रत्वात् धनम आपनोति. अच्छे बनते हो तो आप धन कमाते हो. धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म करते हो, सेवा करते हो ना, फिर सुख, हॅपीनेस मिळता है. बरोबर, धर्माबरोबरच अर्थाला देखील तेवढंच महत्त्व आहे. तुम्ही म्हणजे आपल्या फोरमनी जगभरातल्या हिंदूंच्या बिझनेसमनना एकत्र आणण्यासाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे. तो हमने कहा कि अब हिंदुओं को धर्म के आधार पर, हमारा कॉन्सेप्ट क्या, धर्म का आधार में. हमारा धर्म का आधार क्या है कि देखो, कम्युनिस्ट लोग क्या कहते हैं, धन बांटने की बात करते लेकिन पैदा करने की बात नहीं करते. कैपिटलिस्ट लोग क्या है, धन इकट्ठा करने की तो बात करते हैं लेकिन वो भी शेयर करने की बात नहीं करते. हमारा धर्म का सिद्धांत क्या वेद में है,
सतहस्त समाहार सहस्त्रहस्त संकीर्ण, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड, शेयर विद 1000 हैंड। मतलब 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ को शेयर करो ना। तो ये हमारा हिंदू प्रिंसिपल है। हिंदू प्रिंसिपल से कि हिंदू बिजनेसमैन सभी दुनिया में इकट्ठे होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ग्लोबल मार्केट, दुनिया में अपने मार्केट बाजार पर प्रभाव, वहाँ अपनी सामान बेचना, अफोर्डेबल कैपिटल है ना, और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, अपने यंग लोगों को प्रमोट करना, ये सब जब होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेशन होगा। मैं बोलता हूँ कि ऑकलैंड से लेकर के अलास्का, ओस्लो टू जोहानस, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब हिंदू मिलजुल करके बिजनेस इकॉनमी करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो हमारा जो समाज बहुत बड़ा अभी अभावग्रस्त हो गया है, वो उससे ऊपर उठेगा। अगदी बरोबर आहे. आणि मला वाटतं 2010 पासून आपलं फोरम काम करते, वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरम, आणि त्याच्यामध्ये कुठेतरी यश मिळालेलं आहे. अनेक देशांमध्ये फोरमचं काम चाललं आहे. आपण आपला मुख्य जो आता मुंबईतला कार्यक्रम आहे, जो 13, 14, 15 डिसेंबरला जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये होणार आहे, या 3 दिवसाच्या कार्यक्रमाबद्दल सांगू शकाल? आणि आम्ही असं ऐकलं की तिथे फोरम एक स्टार्टअपचे काही प्रोजेक्ट देखील असणार आहेत, एक लॉन्च पॅड देखील असणार आहे, त्याबद्दल सांगाल? हाँ, देखो क्या है कि मुंबई में 13, 14, 15 को इस बार वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम हम कर रहे हैं। और मेरे दर्शकों से कहना है कि हमारा जो वेबसाइट है ना www.wheforum.org, उस पर सारा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि देखो भारत क्या है, अब अभी वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था है। बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, हम उस मोड़ पर हैं। तो उसका के लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये केवल सरकार का काम नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, ब्यूरोक्रेट्स है ना, आपके मीडिया, जुडिशरी, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, सबको ये दृष्टि से काम करना होगा ना। ये दृष्टि देने के लिए हमने थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर है ना, भगवत गीता की बात को लेकर कि भविष्य को दृष्टि लेकर काम करो। और इन बिजनेस इकॉनमी को बढ़ाने के लिए क्या चीज़, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, फाइनेंशियल है, एग्रीकल्चर है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, इन सब को, कंस्ट्रक्शन है, हाउसिंग, हर विषय पर उस पर चर्चा करके किस दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी को लोगों को बताना और बताने के बाद सरकार को सुझाव देना, इसी के लिए कॉन्फ्रेंस है। मला वाटते जवळपास 50 देशातील 1000 ते 1500 बिझनेसमन या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये येणार आहेत आणि 3 दिवस खूप काही मंथन होणार आहे. लॉन्च पॅडबद्दल सांगा. हाँ, लॉन्च पैड क्या है, जो कॉन्सेप्ट है कि देखो क्या है, भारत में नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास ब्राइट लोग हैं, आइडिया बहुत है, लेकिन आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए उनके पास अफोर्डेबल, जिसको कहते हैं कैपिटल का अभाव है और इधर उधर उनको मिलता नहीं है। भारत में जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम ठीक से बना हुआ नहीं है, बिजनेस इकॉनमी, बैंक वाला है, बैंक वाला तो जल्दी देगा नहीं ये सब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को। एंजल इन्वेस्टर वगैरह का नेटवर्क है, वो सब यंग लोगों को नहीं देते, बड़े लोगों को देते हैं। तो अब यंग लोगों के पास आइडिया है, आइडिया को वो मर नहीं जाए ना, आइडिया ख़त्म नहीं जाए, उनका उत्साह बना लगे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि यंग लोगों के पास क्या क्या बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट की वहाँ पर आएंगे, वो अपना अपना विषय प्रेजेंट करेंगे और उनके सामने इन्वेस्टर बैठे रहेंगे और उनको इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको लाइव, उनको ऐसा उनको मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई यंग लोगों को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं, उसको हमने लाइवली प्लेटफॉर्म यहाँ शुरू किया है। उसकी शुरुआत भी मुंबई में कर रहे हैं और ये फिर कंटिन्यू होगा। इसलिए भी मैं कहता हूँ इस प्रोग्राम से सब लोगों को जुड़ना चाहिए। म्हणजे हे खूप मोठं काम आहे की तुम्ही तरुणाईला बळ देताय आणि तरुणाईने उद्योगमध्ये यायला पाहिजे आणि त्यांनी भरारी घेतली पाहिजे. खूप मोठं काम या आता 3 दिवसात होणार आहे. माझा आणखीन एक प्रश्न येतो, म्हणजे स्वामीजी, तुम्ही खरगपूर IIT-मधनं पास आउट आहात, म्हणजे IITians आहात तुम्ही, आणि IITians असणं म्हणजे खूप मोठं काम आहे. तर इंजिनिअरिंगच्या ट्रॅकपासून तुम्ही आध्यात्मिक क्षेत्राकडे कसं वळलात? सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे. देखो क्या है कि हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि साधु सन्यासी सब पढ़े लिखे थे ना, विद्वान होते, शंकराचार्य जी थे, स्वामी दयानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी रामतीर्थ थे, ऐसे बड़े विद्वान लोग थे, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज थे। तो क्या है कि आपको हर क्षेत्र में पढ़ा लिखा लोग जाना चाहिए। अब आपको अच्छा लगेगा क्या कि हिंदू साधु पढ़ा लिखा नहीं है, वर्ल्ड फोरम पर आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हिंदू पॉइंट को, हिंदू धर्म के बात को साइंटिफिक तरीके से नहीं बता रहा, तो आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति सब जगह चाहिए ना। तो मुझे लगा, जब मैं अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, इतिहास, पूर्वजों को पढ़ा, हमने देखा 2300 साल तक हमारे पूर्वज लड़ते मरते बलिदान करके हमें यहाँ तक ले आए। तो मुझे लगा कि भाई
हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो इंजीनियर तो बहुत होते हैं, हमने कहा चलो हम सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, अपना उत्थान भी करेंगे, अपना जो धर्म साधना भी करेंगे, तपस्या भी करेंगे और हिंदू समाज का भी काम करेंगे। इस दृष्टि लेकिन स्वामी जी IIT वाले स्टूडेंट को बहुत बड़ा पैकेज मिलता है, आपको मोह नहीं हुआ? अभी पैकेज लेके क्या करोगे? देश धर्म नहीं बचेगा तो पैकेज लेके क्या करोगे? कोई पैकेज का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमने कहा भाई देश धर्म संस्कृति वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। मुझे बार बार अपने दिमाग में रहता था कि पूर्वजों ने 2000 साल का बलिदान किया है और 113 पीढ़ी बलिदान हुआ, उस पीढ़ी के कारण से हम यहाँ तक पहुँचे। तो मेरे दिमाग में था हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारे ऊपर उनका ऋण है, उसको कैसे ऋण करें। इसलिए मेरे लिए पैकेज उकेज कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं साधू बन करके अपने हिंदू धर्म के काम में लग गया। स्वामीजी, एक आपल्या मुलाखतीमध्ये एक शेवटच्या टप्प्यात एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आता येणाऱ्या नवीन तरुणाईला किंवा जे बिझनेसमध्ये येऊ इच्छित आहेत अशा तरुणाईला तुम्ही काय संदेश द्या? मेरा उद्देश्य एक संदेश दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो पता नहीं कैसे मैं मराठी या हिंदी में बता पाऊँगा, उसको आप लोग उसको थोड़ा मराठी में बताना। ऐसा है कि एक बहुत बड़ा पत्रकार हुआ है थॉमस फ्रीडमैन, थॉमस फ्रीडमैन ने 24-25 साल पहले एक पुस्तक लिखा था, वर्ल्ड इज़ ए फ्लैट। वर्ल्ड इज़ ए फ्लैट, उसका मतलब पृथ्वी बराबर है, सब जगह बराबर है। मैंने उस पुस्तक में वो एक बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स से वो पूछता है कि चाइना क्यों आगे इतना बढ़ रहा है और अमेरिका क्यों नीचे जा रहा है। तो बिल गेट्स ने बोला, आप देखना ये बहुत समझाने की बात है, वो बोला कि ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। इसका मतलब जो चाइनीज़ लोग, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो चाइनीज़ लोगों का रोल मॉडल उस समय ब्रिटनी स्पीयर पॉप सिंगर हुआ करती थी, वो रोल मॉडल होना चाहिए था। लेकिन उसने बोला कि चाइनीज़ लोगों का रोल मॉडल ब्रिटनी स्पीयर नहीं है, चाइनीज़ लोगों का रोल मॉडल सक्सेसफुल बिल गेट्स है, बिजनेस इकोनॉमी का एक सक्सेसफुल आदमी। 25 साल पहले तो बिल गेट्स का नाम था, आज एलोन मस्क हो रहा, उसमें बिल गेट्स का था ना। तो बोला कि चाइनीज़ लोगों का रोल मॉडल ब्रिटनी स्पीयर को होना चाहिए था, लेकिन वो चाइनीज़ लोगों का रोल मॉडल नहीं है, वहाँ बिल गेट्स रोल मॉडल है, इसलिए वो सक्सेस हो रहा है। फिर उसने पूछा अमेरिका क्यों नहीं सफल हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर बोल रहा द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर। मुझ बिल गेट्स को अमेरिका का रोल मॉडल होना चाहिए, तो लेकिन मैं वहाँ का रोल मॉडल नहीं हूँ, अमेरिका का रोल मॉडल ब्रिटनी स्पीयर है। तो मेरा नौजवानों से निवेदन है कि हमारे रोल मॉडल जो है ना भारत के अंदर होने चाहिए। जैसे JRD टाटा थे, या फाउंडर जमशेदजी टाटा थे, रतन टाटा थे, हमारे GD बिरला थे, मफत लाल थे, फिर हमारे देखो पुराने रामकृष्ण डालमिया थे, हमारे धीरू भाई ये थे। ये बिजनेस इकोनॉमी में हमारे आइडियल होने चाहिए, ये हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। अब देखो क्या है, जो समाज जिससे इंस्पायर होता है उधर आगे बढ़ता है। तो हमें अपने रोल मॉडल को लेकर के, सॉरी टू से, मेरा ये सिनेमा वाले हीरो हीरोइन हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते। अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारे समाज में ये सिनेमा के हीरो हीरोइन रोल मॉडल हो गए, जो कि फेक है ना। फेक रोल मॉडल से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको रियल रोल मॉडल रहना चाहिए, जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने में काम किया, देश को प्रॉस्पेरिटी दी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। हमें नौजवानों से निवेदन है कि आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, आपको नौकरी देने वाला बनना है, जिससे कि इतनी बड़ी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और देश आगे बढ़ सके। स्वामीजी, तुमच्या या मार्गदर्शनामुळे नक्कीच अगदी मुठभर जरी काही तरुण उद्योजककडे वळाले तर आपलं भारत जो विकासाच्या जी घोडदौड सुरू आहे त्याला आणखी बळ मिळेल, किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं जे काही मिशन आहे किंवा आपल्या संपूर्ण भारतीयांचं जे मिशन आहे की आपल्याला जगातली मोठी महासत्ता बनायची, आर्थिक महासत्ता बनायची, त्यासाठी तुमचं मार्गदर्शन खूप महत्त्वाचं आहे। हाँ, बहुत अच्छा। मेरा कहना है कि जैसे मैंने कहा ना, इसमें सबको मिलजुल के काम करना है। उसमें मीडिया, समाज, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेट, सबको मिलकर करना है। उसमें नौजवानों को, हम लोग को सपोर्ट करना है, जिससे कि पूरा देश आगे बढ़े। ये उद्देश्य है। नमस्ते। नमस्ते स्वामीजी, तुम्ही आलात, साम टीव्हीला वेळ दिलात आणि तुमच्या 3 दिवसांच्या मुंबईतल्या सगळ्या कार्यक्रमांना साम टीव्हीकडनं अगदी भरपूर शुभेच्छा। मेरा निवेदन है कि 3 दिन 13, 14, 15 को जो मुंबई में कार्यक्रम है, हमारे वेबसाइट है ना, उस पर सारा चीज़ उपलब्ध है। और जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात, वहाँ आएंगे ना, प्रत्यक्ष दृष्टि से देखेंगे, तो वो उस कार्यक्रम में आए, रजिस्टर्ड करके भाग ले, तब वहाँ देखेंगे ना सामने, जिसको रबिंग द सोल्जर अंग्रेजी में कहते हैं। आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रबिंग द सोल्जर करेंगे तो आपको इंस्पायर करेगा। स्वामी विज्ञानंद जी,
खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही साम टीव्हीला इतका वेळ दिलात आणि सविस्तरपणे तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट केलीत. धन्यवाद. वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक स्वामी विज्ञानंदजी यांनी जगभरातल्या हिंदू बिझनेसमनना एकत्र आणण्याचा हा एक प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे आणि त्या प्लॅटफॉर्मच्या निमित्तानंच आज मुंबईत 3 दिवस जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. तर सर्वांनी या कार्यक्रमाला आवर्जून भेट द्यावी आणि काय काय नवीन इनोव्हेशन होतं आहे ते सर्व पाहावं. आपण आता कार्यक्रमात इथंच थांबूया. नमस्कार. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.